अब जो हमारा आय जो हमारा होता है वो हम उन्हीं चीजों के लिए निकाल सकते हैं जो या तो डिसोसिएट होंगी या एसोसिएट होंगी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। तो जो कोई भी ना वो डिसोसिएट हो रहा और ना ही वो एसोसिएट हो रहा तो उसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड हमें पता है क्या है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ये क्या बना लेता है डाइमर बना लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब इस एसिटिक एसिड में तुम्हें क्या दे सकते हैं, या H को हटा के F दे सकते हैं, एक H हटा के F लिख दिया तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से ये COH वाला ग्रुप देख रहे हैं, COH वाला ग्रुप आ गया तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा डाइमर बनाएगा। अब एसिटिक एसिड है तो ये क्या बनाता है, पहले एसिडिक हमारा क्या होता है CH3COH, ठीक है, और ये डाइमर अगर हमारा इसका एक हमारा मॉलिक्यूल है तो ये हमारा क्या बना लेता है डाइमर बना लेता है 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। तो यानी कि अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बिफोर आफ्टर ऊपर आएगा बिफोर नीचे आएगा, A/B करके याद रखना है आई को, ए ऊपर बी नीचे। तो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें A/B याद रखना। तो आफ्टर कितने आयंस हैं 1, डाइमर बना लिया तो एक ही रह गया, और पहले कितने थे डाइमर बनाया यहाँ पे 2 आएगा तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा तो उधर भी 2 आ जाएगा। तो बिफोर कितने थे 2, तो एसिटिक एसिड के लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई हाफ, ठीक है। KCl है, KCl हमारा कैसे ब्रेक करेगा K+ और Cl नेगेटिव में, कितने आयंस बना लिए 2, तो ये हमारा क्या कर रहा है डिसोसिएट कर रहा है। अब डिसोसिएट कर रहा हो तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 2 अपॉन में पहले कितना था 1, आफ्टर बाय बिफोर करके याद रखना है। मॉलिक्यूलर वेट से अगर याद रखना हो तो नॉर्मल चीज पहले आएगी ऊपर, एबनॉर्मल चीज बाद में आएगी। Na2SO4 है, कितने आयन बना देगा, Na2SO4 ब्रेक करके देख लेते हैं। Na+ 2Na प्लस में SO4 2 नेगेटिव, कितने आयंस हो गए 2 Na के हो गए, एक SO4 का हो गया, कितने हो गए 3 आयंस हो गए। तो डिसोसिएशन इसने डिसोसिएशन दिखाया, कितने दिखाए 3, तो 3/1 कितना आ गया वेंटो फैक्टर 3 आ गया। ऐसे AlCl3 है, AlCl3 का क्या हो जाएगा AlCl3, ठीक है, Al कितना आ गया 3 प्लस में Cl कितने हैं 3, तो एक इसका आयन हो गया 3 इसके हो गए, कितने हो गए 4, तो डिसोसिएशन के बाद इसके कितने आ गए 4, तो इसका वेंटो फैक्टर क्या आ गया आई हाफ 1 है, हाफ है 2 है 3 है 4 है। और MgCl2 के लिए क्या हो जाएगा, MgCl2 हमारा कैसे ब्रेक करेगा, MgCl2 विल बी Mg2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, तो ये हमारा 1 + 2 विल बी 3, तो इसके भी कितने हो जाएंगे डिसोसिएशन के बाद 3, इसका क्या हो जाएगा वेंटो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि ठीक है तुम्हें ये तो निकालना आता है कि वेंटो फैक्टर ऐसे निकालना है, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इन सब में से किसका जो अगर हम इक्वी मोल्स ले लें इनके, यानी कि इनके अगर हम मोल्स सेम ले लें, तो अगर इनके मोल्स सेम होंगे, यानी कि इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, ठीक है, इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, इसका भी मैंने क्या ले लिया 1 मोल ले लिया, सबके सब मैंने क्या ले लिए 1 मोल ले लिए, तो क्या हो गए इसके सारे इक्वी मोलर सॉल्यूशन हो गए। सबकी क्या ले ली मोलारिटी ले ली, सारे 1 मोल्स किस में डाल दिए 1 kg वाटर में डाल दिए, तो सारे क्या बन गए 1 मोलर सॉल्यूशन बन गए, ठीक है। किस में ले लिए गए इन 1 kg वाटर, ठीक है। तो ये सारे क्या आ गए, ये सारे बन गए हमारे 1 मोलर। अब ये बताओ कि इसमें से किसका जो डेल्टा TF या डेल्टा TB है वो ज्यादा आएगा, किसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम आएगा, किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल सा रूल है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें क्या निकाल लेनी है, आई की वैल्यूज देखनी है, किस किस के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। आई की वैल्यूज हमने निकालनी, उसके बाद हमें क्या करना है, हमको पता है कि जो डेल्टा TF होता है वो होता है I इंटू में M इंटू में KF। अब M की वैल्यू सबके लिए क्या है सेम है 1, KF भी सबके लिए क्या रहेगा, क्योंकि सबके सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो फिर KF की वैल्यू भी वाटर के लिए क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि जो TF की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है I पर डिपेंड कर रही है। तो जितना ज्यादा I की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा I की वैल्यू होगी
उतना ज्यादा हमारा डेल्टा क्या आ जाएगा, टीएफ आ जाएगा। यानी कि उतना ज्यादा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अगर कोई चीज हमारी 0 डिग्री पे फ्रीज हो रही थी, तो अब वो किस पे फ्रीज होगी, और ज्यादा उसमें वेरिएशन आ जाएगा, डेल्टा टी ज्यादा हो गया तो -3 पे। अगर आई और ज्यादा बढ़ गया, तो अगर -3 पे हो रही थी तो फिर वो किस पे होने लग जाएगी, -5 पे। यानी कि जो डिप्रेशन है वो और ज्यादा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर सबसे ज्यादा अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसकी लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है हमारे केस में, AlCl3 की। तो यानी कि AlCl3 हो गया, उसके बाद 3 है दोनों, कौन से, Na2SO4 और MgCl2। तो यहाँ पे Na2SO4 और MgCl2 बराबर आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, KCl आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 इज ग्लूकोज, और उसके बाद क्या आ जाएगा एसिटिक एसिड, आई की वैल्यू हाफ। यानी कि इससे हमने क्या देखा कि जितनी ज्यादा हमारी आई की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उतना ज्यादा अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा तो जितनी ज्यादा आई की वैल्यू उतना ज्यादा डेल्टा टीएफ, यानी कि उतना लो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जितनी ज्यादा आई की वैल्यू उतना ज्यादा डेल्टा टीबी, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का चेंज है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का चेंज बहुत ज्यादा आ जाएगा तो उतना ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उतना ज्यादा लो फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है किसी की, तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा P0 माइनस P अपॉन में P इज इक्वल्स टू आई, ये रिलेटिव लोअरिंग भी क्या हो जाएगा, और ज्यादा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं मोर डिक्रीज, ठीक है। तो तुम्हें किस हिसाब से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्या कह देते हैं एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आई की वैल्यू क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि सारे इक्विमोलर सॉल्यूशन ले रखे हैं, तो इसमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए तुम्हें पता है कि जिसके उसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि सॉल्यूट उस सॉल्वेंट को ऊपर नहीं आने देंगे। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स किसमें ज्यादा होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, आई की वैल्यू होगी। आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है, AlCl3 में है। तो मोर द वैल्यू ऑफ आई, मोर विल बी द हायर विल बी द boiling point, और more the value of I, lower will be the freezing point। अब ग्लूकोज के लिए क्या है, ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू 1 रहेगी। जो भी हमारे ऐसे कोई पार्टिकल्स तो हमें दिख जाए, मॉलिक्यूल्स दिख जाए जो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, उसकी I की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एंट्रेंस एग्जाम में इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। आई को कैलकुलेट करना हो A/B से कर लेना, या ऐसे याद रखना कि आई जो नॉर्मल चीज होती है हम उसको ऊपर रखते हैं, अपने लेवल पे रखते हैं, और जो एबनॉर्मल होती है, खराब होती है, उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। क्योंकि बच्चे कई बार इसी में गड़बड़ कर जाते हैं इस फॉर्मूले में, और फिर सारी कैलकुलेशन की गलत हो जाती है, इसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। इसको याद रखना है A/B से, आफ्टर बिफोर। डिसोसिएशन एसोसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस A/B याद रखना है, आफ्टर क्या है और बिफोर क्या था, ठीक है। तो ये जो हमने अरेंज करा है, ये हमने करा है, इसको चाहे तुम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मान लो, या इसको तुम लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मान लो। बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कोई चीज कब करती है, बॉइल हाई टेम्परेचर पे करती है, तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हाई हो जाएगा, और फ्रीज किस पे करती है, लो पे करते हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा वैल्यू हमारी किसकी होगी, आई की होगी।